नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका पार्ट 2 में सेल के बारे में जो हम बता रहे थे। चलिए बने रहिए मेरे साथ, डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में। तो हमने जहाँ तक पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सेल के जो न्यूक्लियस होता है उसकी भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिसके कारण सेल को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें नहीं होती, इनमें होती है यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होने के कारण जो उसके ऑर्गेनल्स, चलो ऑर्गेनल्स भी बाद में बताएंगे, पहले यहाँ देखते हैं। अगर ये कोई सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये जो बीच की जगह है इसको हमने साइटोप्लाज्म बोला था पहले। लेकिन जब 1940 के बाद माइक्रोस्कोप की खोज हुई, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की, तो इस जगह के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनके बारे में हमें जानने को मिला। वो क्या क्या चीज़ें थी और उन्हें हमने क्या क्या कहा, वो भी देखते हैं। अब आगे वीडियो में चलते हैं। पहले साइटोप्लाज्म क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म? तो यहाँ लिख लेते हैं हेडिंग साइटोप्लाज्म। आप ये नोट्स अपनी नोटबुक में भी बना सकते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ उस हिसाब से बनाकर आप तैयारी कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जनरल साइंस की। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक फ्लूइड कंटेंट होता है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक फ्लूइड कंटेंट होता है। क्या होता है ये होता है फ्लूइड कंटेंट। फ्लूइड कंटेंट मतलब जो बह सके, ऐसा कुछ तरल पदार्थ होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम बिना इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, वो होते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन्स के थ्रू मतलब पकड़ के रखे जाते हैं। इनके अंदर खुद की मेम्ब्रेन होती है। सेल ऑर्गेनल्स के अंदर खुद की मेम्ब्रेन होती है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर ये न्यूक्लियर जो एरिया है वो डिफाइन नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस के पास की अगर मेम्ब्रेन इसको रोकने के लिए होगी ही नहीं, तो ये पता कैसे चलेगा कि न्यूक्लियस कितने एरिया में है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। क्यों? इसी कारण, क्योंकि इसमें एक वो नहीं, इसके बाहर की जो न्यूक्लियर लेयर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेयर है, वो नहीं होती। इसका एक छोटा सा हम एग्जांपल ले सकते हैं, वायरसेस। वायरस वायरस क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इसकी खुद की इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं होती, इंडिपेंडेंटली ये नहीं जीता। मतलब आपके बेंच पर यहाँ इस पेज पेज पे भी वायरस हो सकता है, और हम उसको तब तक डिटेक्ट नहीं कर सकते जब तक वो किसी लिविंग चीज़ के अंदर ना चला जाए। जैसे कोरोना वायरस आजकल बहुत फैल रहा है, तो वो उसका खुद का अस्तित्व नहीं है वायरस का, उसका वायरस है। वो जो वायरस जब बॉडी के अंदर जाता है तब वो हमें ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। था तो इन्वायरमेंट में पहले भी कोविड-19 वायरस, कोविड-19 बीमारी थी और कोरोना वायरस पहले भी था प्रकृति में, पर जब वो इंसानों के अंदर गया तब उसने दिक्कतें मचानी शुरू की। वैसे हमें उस वायरस से कोई दिक्कत नहीं थी। तो चलिए, अब ये था साइटोप्लाज्म और इसके अंदर क्या कुछ होता है, सेल ऑर्गेनल्स। उन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जानते हैं। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में एक सबसे बेस्ट जो डिफरेंस हम दे सकते हैं वो क्या होता है कि ये जो है सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं इसके ऑर्गेनल्स के। किसमें? यूकैरियोटिक्स में जो ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स मतलब जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी खुद की मेम्ब्रेन होती है, उनकी खुद की मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल वायरस, यूकैरियोटिक सेल्स मतलब ह्यूमन बॉडी के सेल या प्लांट सेल। तो अब चलिए डिस्कस करते हैं सेल ऑर्गेनल्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो क्या क्या होती हैं। ई आर, ई आर मतलब एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप यहाँ साइड में पिक्चर में देख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है सेल में। ओके, अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया।
तो चलिए इसकी भी हिस्ट्री ज्योग्राफी जान लेते हैं थोड़ी सी, ये होते कैसे हैं पहले इनकी ज्योग्राफी देखते हैं। ये क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स, एक तरह की ट्यूब टाइप के होते हैं, कुछ भी ट्यूब हो सकती है वो, या एक शीट की तरह भी हो सकते हैं, या कोई बैग की तरह हो सकते हैं। ये सिमिलर होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह स्ट्रक्चर में, मतलब गोल मटोल, जैसे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बाहर का अगर गोल है तो ये भी अंदर गोल ही मिलते हैं, वो अगर लंबी है तो ये भी लंबे ही मिलते हैं, तकरीबन ऐसा केसेस में होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दो तरह के इसमें हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये क्या होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, इन्हें हम देख सकते हैं। और जो रफ है इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं भाई, ये जैसे अगर ये रेक्टिकुलम है कुछ, ये पहले तो चलो बना के दिखा देता हूँ आपको, वैसे पिक्चर में भी दिख रहे होंगे। तो अगर ये है और यहाँ है, और ये जैसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है कि इसके आसपास एक शीट नुमा होती हैं, ये मतलब ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है इसके अंदर इंक्लूडेड, और ये ऐसे कुछ होते हैं, ये कुछ इस तरह की चीज़ें बनी होती हैं जो सेल के आसपास कवरिंग लाती हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये होते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के पास राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं इसके साथ। राइबोसोम्स जो है वो सभी एक्टिव सेल्स में होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन मैन्युफैक्चरर होते हैं। क्या करते हैं, ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो क्या करता है, वो करता है फैट मॉलिक्यूल और लिपिड्स, फैट मॉलिक्यूल एंड लिपिड्स बनाता है। तो ये लिपिड्स कहाँ काम आते हैं, ये लिपिड्स काम आते हैं सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में। ये जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है दो चीज़ों से बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, दो चीज़ों से मिलके हमारी सेल मेम्ब्रेन बनती है। तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ओके, अच्छा, तब जब ये प्रोटीन बनाते हैं और ये लिपिड्स बनाते हैं और ये सब सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को इन्होंने नाम दिया। उस नाम को क्या कहते हैं, चलिए बताते हैं। उस नाम को बोला गया मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस नाम को क्या बोला गया, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और अदर जो काम क्या करते हैं, प्रोटीन्स और लिपिड्स के काम क्या होते हैं, ये एंजाइम्स और हार्मोन्स को डेवलप करते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करता है, ये डिफरेंस क्रिएट करता है सेल की अपीयरेंस में। जो अपीयरेंस क्या होता है, अच्छा, अब ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये ह्यूमन बॉडी में क्या काम करता है, ये ह्यूमन बॉडी में काम करता है कि जो हमने ड्रग्स या कुछ पॉइजनस खा लिया तो ये उसको पचाने में हमारी मदद करता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, और ये लीवर में भी पाया जाता है। लीवर में वर्टिब्रेट्स जो चीज़ बोली जाती है उसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। वर्टिब्रेट्स को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है टिश्यू। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ पर मूव करते हैं, जो सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स होते हैं। एक होता है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस ये एक साइंटिस्ट के नाम था, जो 1843 में बोर्न हुए थे, और कुछ 72 वगैरह 1872 कुछ में उन्होंने 43 में बोर्न हुए थे, 72 में इन्होंने कुछ डिस्कवरी की थी इसके रिलेटेड, तो इनके नाम पे ये रखा गया। और ये कुछ होते हैं एक तरह से मेम्ब्रेन टाइप होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होते हैं जो अप्रोक्सीमेटली पैरेलल होते हैं। तो ये कुछ इस तरह से होते हैं, यहाँ ये कुछ इस तरह का होता है गोल्गी अपैरेटस। ये क्या करता है, ये करता है ये जो पैरेलल होते हैं, और इनका भी कुछ नाम दिया, इनका नाम दिया है सिस्टर्न्स। गोल्गी अपैरेटस तो ये पूरा सिस्टम है, सिस्टर्न्स ये एक छोटा सा पार्टिकल इसका। तो बताया कि मटेरियल जो सिंथेसाइज्ड होते हैं नियर द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम वो पैच होते हैं, मतलब पैक्ड होते हैं, फिर डिस्पैच होते हैं वहाँ से, और सेल के अंदर या बाहर जो भेजने का काम होता है उन पैक्ड पार्टिकल्स को, वो कौन करता है, हमारा गोल्गी अपैरेटस। तो ये एक तरह से हमारा बिजनेस मैनेजर हो गया फूड का। ये हमारा सेल क्या है, एक तरह की फूड इंडस्ट्री है। ठीक है, जिसमें से हमने एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो है, एक फैट बना रहा है, एक प्रोटीन बना रहा है, जो मिलके सेल की आउटर मेमोरी मतलब किले की दीवारें बना रहे हैं।
और जो ये पॉइजन जो कुछ ख़राब चीज़ें आ गई किले के अंदर, ये उनको मार मार रहा है। अब एक यहाँ मैनेजर बैठा दिया हमने, जो खाने को बाहर अंदर कहीं लेके जाएगा, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पहुँचाएगा, ठीक है। और ये लाइजोम्स को बनाने में मदद करता है, लेकिन मैंने लाइजोम्स आपको बताया नहीं अभी, चलो लाइजोम्स भी बताते हैं। अब लाइजोम्स क्या होता है? लाइजोम्स ये कुछ बिंदुनुमा चीज़ें होती हैं। लाइजोम्स, लाइजोम्स का मतलब होता है ये एक तरह से वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। अब भाई किला बन गया, किले के अंदर सैनिक हो गए, सारी चीज़ होगी, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर हो गया, तो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें फॉरेन मटेरियल्स जितने भी अंदर हुए, जैसे बैक्टीरिया, फूड, सब चीज़ों को ये मारता है या उन्हें पचाता है, एक तरह से कह सकते हो। और ये एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। और इसको सेल का एक मतलब सुसाइड बैग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? सुसाइड बैग, इसे कहा जाता है सुसाइड बैग। सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? कई बार जब सेल डैमेज हो जाता है तो उसके बाद सेल मेम्ब्रेन्स फट जाती हैं, इसकी खुद की सेल मेम्ब्रेन, और ये इतना पावरफुल होता है कि पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाता है, तो मतलब सेल को मार भी सकता है ये, तो इतना पावरफुल होता है हमारा लाइजोम्स। उसके बाद आता है भाई माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस पूरी मशीनरी को चलाने के लिए भाई कुछ सोर्स भी तो चाहिए जो इसको चला सके, उसका क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एक नंबर का सवाल है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। पावर हाउस ऑफ सेल, और वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो ये क्या करता है? ये एनर्जी रिलीज करता है। ये जितनी भी प्रोसेस हुई, इसने सिस्टर्न्स के थ्रू या गोगली अपरेटस के थ्रू बाहर गया, खाना अंदर आया, या लाइजोम्स ने उसे डाइजेस्ट किया, और भी ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, इसने प्रोटीन बनाया, फैट बनाया, उसके सब के लिए एक एनर्जी चाहिए। तो ये उस एनर्जी को रिलीज करता है किसकी फॉर्म में? ATP की फॉर्म में, जिसमें ए का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये एक तरह से एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब क्या बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होती है भाई, उन्हें भी चाहिए। ये कोई माइटोकॉन्ड्रिया तो इसके पास 2 लेयर की कवरिंग है। क्यों है भाई? सीधी सी बात है, अब इसके पास एनर्जी जा रही है तो ज़्यादा लीक ना हो, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो डीपली फोल्डेड होती है। डीपली फोल्डेड मतलब थोड़े से अच्छे वे में होती है, और बाहर की मेम्ब्रेन पोरस होती है। पोरस वही छिद्रनुमा। और इसकी एक और स्पेसिफिक बात है भाई, अब इसके पास पावर है, ठीक है, ATP है बहुत सारा, अमीनो ट्राइफॉस्फेट है इसके, सॉरी एडेनोसाइन लिख देता हूँ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। तो अब इसके पास इतनी सारी एनर्जी है, फॉस्फेट है, तो इसके पास बहुत सारी एनर्जी है। और एनर्जी का ये कैसे काम लेता है? ये इसका खुद का DNA होता है, इसका ओन DNA, इसका खुद का DNA होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है? खुद का DNA होता है। और इसके खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। तो ये भी आपका एक नंबर का क्वेश्चन है कि सेल के किस पार्ट में खुद का DNA होता है? राइबोसोम्स, स्पेलिंग गलत होगी, राइबोसोम्स। अब जो 5वां पार्ट है और छठा पार्ट है, 2 पार्ट हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए सुनिए ध्यान से, बने रहिएगा मेरे साथ। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स क्या होते हैं भाई? ये हमारे सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। इसको चलिए मैं हरे से कर देता हूँ कवर, तो कि आपको याद रहना चाहिए कि हमारे सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, जो कि प्लांट के कलर के लिए बहुत मतलब निर्णायक माना गया है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट,
ल्यूको और क्रोमो, दो तरह के प्लास्ट होते हैं इसके अंदर, जो कि वाइट और कलरलेस होते हैं। प्लास्टिड्स में जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किसके लिए, ये इसी के कारण ही पौधों का हरा रंग होता है, आपको याद रखना चाहिए। ये लीजिए मैंने एरो मार दिया हरे के लिए, तो ये पता लग गया आपको कि ये क्लोरोफिल हरे के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट किस काम आते हैं, क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो फोटोसिंथेसिस, जिसके थ्रू पौधा खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस के भी काम आते हैं। ल्यूकोप्लास्ट किस लिए काम आते हैं, ल्यूकोप्लास्ट काम आते हैं स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन। इसके अंदर क्या स्टोर होता है, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, जो एक पौधे को चलने के लिए मदद करता है, वो सब ल्यूकोप्लास्ट में जनरली स्टोर होता है। ये भी एक तरीके से पौधे का माइटोकॉन्ड्रिया है इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मतलब देखने में माइटोकॉन्ड्रिया जैसा लगता है। और इसका भी पौधे में, जैसे एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के डीएनए और ओन राइबोसोम्स होते हैं, इसी तरह से इसके भी डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब इतना पढ़ लिया तो इसके बाद एक चीज़ और थी। अब जो प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड के अंदर एक स्टोरमा नामक चीज़ होती है। ये क्या होती है, स्टोरमा, चलो स्टोरमा के बारे में आपको बताते हैं। ये क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन, न्यूमरस मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे अगर सेल के अंदर ये कहीं पे प्लास्टिड है कुछ, तो इसके बाहर बहुत सारी लेयर होती हैं, छोटी 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 बहुत सारी लेयर होती हैं। और वो मेम्ब्रेन लेयर जो है एक एम्बेडेड होती हैं एक खुद के मटेरियल से, उस मटेरियल को स्टोरमा बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्लास्टिड्स के बारे में। अब हम बताते हैं आपको वैक्यूल्स, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अब आखिरी पार्ट है सेल का। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। ये क्या होते हैं, स्टोरेज सैक्स, मतलब भाई स्टोर हाउस है एक तरह से सेल का, जो कि प्लांट में स्मॉल होता है, और सॉरी एनिमल्स में स्मॉल होता है और प्लांट्स में बिग होता है। ये स्टोर हाउस है, स्टोर सैक्स है। ठीक है, और सेंट्रल वैक्यूल जो प्लांट का होता है, मतलब प्लांट का जो वैक्यूल है इतना बड़ा होता है, कई बार वो 50 से 90% सेल की जगह घेर लेता है। ठीक है, और प्लांट सेल के वैक्यूल्स जो हैं वो फुल भरे होते हैं। ये किस लिए भरे होते हैं, और वो भरे होते हैं तो उसका कुछ कारण होता है। ये एनर्जी के स्टोर हैं, तभी वो रिजिडिटी, मतलब कठोरता दे पाते हैं पौधों को। ठीक है, और काफ़ी सारे सब्सटेंस हैं जो वैक्यूल्स को बनाने में इम्पोर्टेंट हैं, और वैक्यूल्स भी पौधों के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। और वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है, अभी स्टोरेज सैक्स तो होते हैं, ठीक है, मान लिया भाई स्टोर करते हैं, क्या स्टोर करते हैं, ये करते हैं अमीनो एसिड्स। ये स्टोर करते हैं किसको, अमीनो एसिड्स को ये स्टोर करते हैं। उसके बाद शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड और बहुत सारा प्रोटीन, ये सब स्टोर करते हैं। अब जो एक सिंगल सेल है ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, उसका जो फूड वैक्यूल है उसमें सिर्फ वो फूड ही होता है। ठीक है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल होते हैं जो एक इम्पोर्टेंट रोल करते हैं ज़्यादा वाटर को बाहर निकालने के लिए, और मतलब कम जो वेस्ट है उसको भी बाहर निकालने के लिए। ठीक है, इसलिए हर सेल को स्ट्रक्चरल एबिलिटी और फंक्शन मेंटेन करने के लिए मेम्ब्रेन्स की ज़रूरत होती है, स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स की ज़रूरत होती है, और इसलिए हर सेल का अलग अलग एक स्ट्रक्चर माना गया है। ठीक है, और ये सेल हमें बहुत सारे फंक्शंस का इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए अकेला हमारे फेफड़े मदद नहीं करते, उसके अलावा हमारे सेल्स के अंदर जो मिनी लेवल की बातें होती हैं ये हमें 9th क्लास में ही बता दी गई हैं, पर शायद हमने ढंग से कभी ना पढ़ी हो तो इसलिए हमें याद नहीं थी। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी। अपना लाइक शेयर सपोर्ट करते ना। जय हिंद दोस्तों, ओवर एंड आउट।